नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और यहाँ पे रुद्रपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं और काफी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। तो इनसे हम आज बात करेंगे। कोई राजनीतिक बातें हम नहीं ज्यादा करेंगे, आज घर की बात करेंगे, देवरिया की। हम आज मिलेंगे अखिलेश जी से। प्रणाम करेंगे जी सर। आज हम आपसे देवरिया की बात करने आए हैं। देवरिया आपका घर है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे आपका सामाजिक जीवन बहुत व्यस्तता भरा रहता है और इसमें आप अपनी दिनचर्या किस तरीके से रखते हैं। इतने लोगों को, जैसा अभी कई सारे लोग आपके लिए बैठे हैं, तो सुबह उठना, हम जैसे मैंने कुछ जगह सुना था कि आप बहुत सवेरे उठ जाते हैं, देर रात तक आप क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपना दिनचर्या कैसे रखते हैं? नहीं, गांव में या देहात में लोग बहुत जल्दी उठते हैं। जी जी। और जल्दी उठ करके सुबह दरवाजे पे हो जाते हैं। जी। तो हम करीब 6 बजे, मैक्सिमम 6 बजे के पहले फ्रेश होकर के दरवाजे पे आ जाते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम घर में रहें और कोई बाहर बैठा रहे। कल मैं रात में ही करीब 12, सवा 12 बजे पहुंचा, कल लगन बहुत थी। जी। और सुबह 5:45 बजे मैं दरवाजा बैठ गया। जी जी। लोग आ जाते हैं सुबह जल्दी, गांव के लोग, अगल बगल के लोग। तो दिनचर्या हमारी 6 बजे से शुरू होती है। जी जी। और शाम को जब तक लोग या कार्यक्रम है या कहीं मिलना जुलना है, कहीं शादी ब्याह है, कहीं प्रोग्राम है, या जब तक कोई मिलने वाला है, जी जी, या जितना बच जाए तब तक मैं। जी जी। आपका अक्सर दिल्ली में और ये लखनऊ में अक्सर मतलब कार्यक्रम लगा रहता है, तो इस तरीके से मतलब आपका खाना पीना और ये सारी चीजें प्रभावित होती होंगी। घर के लोग भी शायद आपसे न मिलने के लिए कुछ आपसे अपेक्षा रखते हो। तो नहीं, निश्चित रूप से दिनचर्या ज्यादा पब्लिक के बीच में रहती है। जी जी। तो सुबह जब हम करीब 9-10 बजे तक घर पे रहते हैं। जी। 10 बजे तक, उसके बाद भोजन करके निकल लेते हैं। जी जी। फिर रात को ही अगर बाहर कहीं खाना है तो उसके बाद, नहीं तो घर पे खाना है तो घर पे करीब 9-10 बजे तक हम पहुंचते हैं। जितने समय या जितने दिन हम देवरिया या रुद्रपुर में रहते हैं, दोपहर में या दिन में घर पे नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। हम खुद कहते हैं कि आप लोग मेरे घर में, हम खुद आप लोगों के घर आया करेंगे। तो कुछ ज्यादातर हम क्षेत्र में हमेशा हमारा देवरिया रुद्रपुर में है, तो हम दिन भर घूमते रहते हैं। जी। अच्छा, ये कांग्रेस के भविष्य को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में सीटें कम हैं और आप जैसे पहले भी रुद्रपुर में भी चुनाव लड़े तो कुछ ही सीटें कांग्रेस के पास थी, तो क्यों आज के समय में इसका ग्राफ गिर रहा है यहाँ पे कांग्रेस का? नहीं, ग्राफ कहाँ गिर रहा है। हम लोग तो अभी गठबंधन में बीजेपी को यूपी में धूल चटा दिए हैं। जी। गठबंधन 40 से ज्यादा सीटें मिला है और कांग्रेस का ही भविष्य है, क्योंकि विश्वसनीयता कांग्रेस की है। कांग्रेस से लोगों को उम्मीद है। उसका कारण है कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। जी। आज जो भारत विश्व में अपना मस्तक ऊंचा करके खड़ा है, चाहे वो सामरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे औद्योगिकरण का हो, ये सब कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की बदौलत है। पिछले 10 वर्षों में तो सिर्फ झूठ की इंडस्ट्री चली है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री चली है, बेरोजगारी ही चली है। तो लोग कांग्रेस से उम्मीद करते हैं और कांग्रेस का ही भविष्य है। क्योंकि देखिए, देश चलाना और देश बनाना और समाज को लेके चलना और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता प्रदर्शित करने की क्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी में। जी। भले कोई इधर उधर से किन्हीं कारणों से इनके इन प्रकार सत्ता में भले आ गए हैं बीजेपी के लोग, लेकिन कोई उनकी विश्वसनीयता नहीं है। लोग उन्हें पहचान गए। उन्होंने इस देश को बर्बाद ही किया है हर क्षेत्र पे। चाहे वो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा देख लें, सीमाएं हमारे किस तरह से आज सुरक्षित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार के नाते भारत का कितना
अपमान झेलना पड़ रहा है। हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों को समस्या है, कानून व्यवस्था की है, भ्रष्टाचार तो इनका शिष्टाचार बन चुका है, महिलाओं पे अत्याचार में, दुराचार में यूपी नंबर 1 आ चुका है, कर्जा पूरे देश का बढ़ता जा रहा है। तो हर क्षेत्र में बीजेपी ने इस देश को पिछाड़ दिया है। तो कांग्रेस से उम्मीद है, कांग्रेस ही एक अकेला राहुल गांधी है, वही तो जनता की आवाज है आज। जनता की बात वही तो उठा रहे हैं, पूरी कांग्रेस ही उठा रही है, इंडिया गठबंधन उठा रहा है। लेकिन बीजेपी सिर्फ लोगों को गुमराह करके भ्रम जाल में फंसा करके अपना काम निकालना चाहती है, वो भी पब्लिक जान गई है। अच्छा, एक प्रश्न था हमारा, भारतीय सेना में आपके परिवार का पुराना नाता रहा है, आपके घर से कई सारे लोग हैं जो भारतीय सेना में, अभी कुछ दिन पहले वरुण जी वाला इंसिडेंट हुआ था, तो आज जो स्थिति है पहलगाम की, तो आप एक सेना परिवार वाले के दृष्टि से आप इसको किस तरीके से देखेंगे? देखिए, भारत आज पाकिस्तान से सदैव से पाकिस्तान से सैकड़ों गुना मजबूत है जी, और उसने गुस्ताखी की हमारे पहलगाम में, भारतीयों को 26 एकदम निर्दोष भारतीयों को बर्बर हत्या की जी। और ये हमारी केंद्र की सरकार अभी तक वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ गए, ये नहीं पता कर पाई, न पकड़ पाई, न उनका कुछ नहीं कर पाई। और हमारी सेना जो है इतनी सशक्त है पूरी दुनिया में कि किसी से भी लड़के विजय प्राप्त करने की क्षमता रखती है। लेकिन दुर्भाग्य कि नेतृत्व हमारा जो वर्तमान नेतृत्व है भारत सरकार का, वो बहुत कमजोर है। और ये हुआ कि सेना ने सबक सिखाना शुरू किया और ठीक से तो सिखाया था, और भी ठीक से हम सबक सेना हमारी सिखाने जा रही थी, लेकिन तब तक पता नहीं क्यों सीज फायर कर दिया। और वो भी अमेरिका के? हाँ, वो अमेरिका का था, मैंने कराया। जी जी जी। 8 बार 9 बार कह चुका 11 दिन में अमेरिका। जी जी। तो ये समझ में नहीं आता है कि जिसका इलाज ठीक से होना चाहिए भारतीय सेना कर रही थी, उसके साथ इतना जल्दी सीज फायर क्यों हो गया? सेना को तो एकदम उनको ठीक से और सबक सिखाने चाहिए था। जैसा कि वो लोग बोलते थे कि अभी 4 दिन और अगर चल गया रहता तो हाँ, कुछ भी हो सकता था। 4 दिन में तो पाकिस्तान पता नहीं कितना बचता, कितना नहीं बचता। जी 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 जी। तो ये एक पूरे फौजी ही नहीं, पूरे आम समाज में इस बात की पीड़ा है। आपके परिवार से जो लोग फौज में हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके दृष्टि से आप कैसा? देखिए, परिवार फौज के भी लोग तो समाज के ही है ना, जी, राष्ट्र के ही है ना। जो देश सोच रहा है वही हर फौजी भी सोच रहा है कि ये इनको सबक सिखाने का मौका था, सबक सिखाया जा रहा था जी। अभी और सबक सिखाया जाना चाहिए था जी, लेकिन सीज फायर कर दिया गया। जी जी। तो ये लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है और ये लोग अच्छा इसे नहीं मान रहे हैं। जी। अच्छा, अब देवरिया लोकसभा में तो अभी चुनाव में आपके तो आपने पूरा घूमा, हम लोगों ने भी एक सर्वे किया था कुछ दिन पहले ये समस्याओं को लेके, तो उसमें यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या दिख रही थी, बस स्टेशन की समस्या, जिला अस्पताल की समस्या। तो आप तो घूमे हैं इस क्षेत्र में पूरी लोकसभा में, आपके दृष्टि से क्या लगता है कि क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए? और अरे होना तो बहुत कुछ चाहिए था। देखिए, 1 साल होने जा रहा है ना लोकसभा के चुनाव में। जी, अगले 1 हफ्ते बाद 1 साल हो जाएगा। जी जी। कोई एक काम देवरिया के सारे लोग बता सकते हैं कि 1 साल में इस साल केंद्र की नई सरकार ने, प्रदेश सरकार ने मिलकर कोई एक भी उपहार या एक भी कोई काम शुरू किया हो या स्वीकृत किया हो? जी। मैं जीता होता तो मेरा काम 1 साल के अंदर दिखने लगता, मैं दिखा देता। कई बातें थी जो इसी सरकार ने शुरू की थी, ऐलान किया था। जैसे 18 में देवरिया को रिंग रोड का शिलान्यास गडकरी जी ने किया, फिर 2 साल बाद उसी रिंग रोड का शिलान्यास योगी जी ने किया। आज तक वो रिंग रोड का पता नहीं। 8 साल होने जा रहा है, 7 साल से ऊपर हो गया। देवरिया जिले का रेलवे का यार्ड शिफ्ट होना था, 2 अंडरपास बनने थे, कुछ नहीं हुआ।
देवरिया जिले के 3 चीले मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी चीख चीख के कई बार यहाँ बोल चुके हैं जनसभाओं में कि हम 6 महीने में चला देंगे। उनको बोले वो 10 साल हो गए, योगी जी को बोले वो 8.5 साल हो गया। वो 3 चीने और नई सांसद चुने गए, नई सरकार आने के बाद भी 1 साल हो गया। वो 3 चीने मिले कहीं शुरू होने की कगार पे दिख रही हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा आज भी सिर्फ रेफरल मेडिकल कॉलेज है, दस्तखत करो मोहर मारो गोरखपुर भेज दो। कोई फैकल्टी नहीं है, डॉक्टरों की समस्या है, इमरजेंसी की समस्या है, दवाइयों की समस्या है। यहाँ पे नॉमिनल टेस्ट के अलावा सारे टेस्ट बाहर से कराने पड़ते हैं गोरखपुर से। सेंट्रल स्कूल का शिलान्यास कलराज मिश्रा जी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भवन का किया था और आज 8-7 साल हो गए, उसका आज तक भवन का निर्माण ही नहीं शुरू हुआ। बस स्टेशन नहीं है देवरिया, बस स्टेशन की इतनी समस्या होती है जी। दुनिया हिंदुस्तान का पहला देवरिया जिला जहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं है जी। और कुछ भी शुरुआत नहीं हुई है जी। तो ये तो जिसको कहते हैं ना कि देवरिया की जनता के साथ बीजेपी के लोग क्राइम कर रहे हैं, इसे क्राइम ही कहा जाएगा जी। आप सत्ता में हैं, आपका चुटकी बजाने काम है। हम तो सत्ता में नहीं रहते, अगर हम जीते होते तो हम दिखा देते करके, क्योंकि हम विपक्ष के विधायक थे, हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन हमने रुद्रपुर में करके दिखा दिया। तो इन लोगों को बस जनता से कोई लगाव नहीं है, जनता की भावनाएं भड़का के वोट ले लेना है। जनता से जरा सा भी बीजेपी के लोगों का मरवत नहीं है ना, जनता से जरा सा भी स्नेह नहीं जी। अभी हम लोग अभी कुछ दिन पहले रमापति जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने नहीं, वो मैंने अपने उससे 8 अंडरपास हम स्वीकृत करा चुके हैं, और ये देवरिया में, भटनी में और भी कई जगहों पे। भाई अगर तबका स्वीकृत कराए हैं, सरकार उन्हीं की है जी। नई सरकार भी आ गई, 1 साल हो गया जी। कहाँ पे है वो जी। भाई जनता को तो ये मतलब है कि वो उसको उसका काम दिखना चाहिए। वो 8 अंडरपास स्वीकृत अगर हुए हैं जी। तो इधर 2 साल में तो हमने कोई अंडरपास बनते देखा नहीं जी। तो कहाँ पे कहाँ बन रहा है? गोपनीय है क्या वो अंडरपास? ऐसी बातें कह के खुद अपने आप को लोग जो है हल्का कराते हैं। भाई आप ही लोगों की सरकार है ना, अंडरपास का काम शुरू हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये 2027 को आप किस तरीके से देखते हैं? 2027 में बीजेपी साफ जी, गठबंधन लड़ेगा। बीजेपी 50 सीट नहीं क्रॉस करेगी असेंबली में जी, क्योंकि बहुत गुस्सा है पब्लिक में जी। अपराध, भ्रष्टाचार, दुराचार देखने कहाँ चरम पे है। विकास कहीं है ही नहीं है, रोजगार कहीं नहीं है, नौकरी कहीं नहीं है, सिर्फ चला जा रहा है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौजवानों का जिंदगी बर्बाद की जा रही है, इतने कम पैसे में इतना उनका भविष्य सुरक्षित रखें जी। कांग्रेस के समय में अस्थायी नौकरी मिलती थी, नौकरी के बाद पेंशन मिलती थी, ये सब कुछ नहीं। तो बीजेपी तो आम पब्लिक की विरोधी है, ये जनता का ख्याल नहीं रखती जी, सिर्फ अपने सत्ता की भूखी है जी। और एक बात थी सर कि जैसे आपके बारे में यहाँ देवरिया की सारी जनता जानती है कि आपने रुद्रपुर में रहते हुए, विधायक रहते हुए, सड़कों का जाल बिछा दिया। देवरिया में बनाया, गोरखपुर से देवरिया सलीमपुर 4 लेन हम बनवाए जी, और मेडिकल कॉलेज हम बनवाए जी। उस समय आरपीएन सिंह भी थे, तो मतलब ये 2 नाम कहे जाते थे कि ये 2 लोगों ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। लेकिन उसके बाद ये जीत नहीं हुई, तो इसको हम किस तरीके से देखते हैं? क्यों, मतलब कि आपका तो इतना काम था और इतना होने के बावजूद अगर क्यों? देखिए, आरपीएन सिंह तो उसी विभाग के मंत्री थे केंद्र में जी, तो वो अगर सड़क बनवा तो उनको तो अपने हाथ से करना था जी। हम तो विपक्ष के विधायक थे जी जी। हम तो सरकार से लड़के मिलके जैसे भी वो ले आए जी जी, विकास पुरुष कहते हैं। हाँ, तो वहाँ के और जो है जीते नहीं जी। तो वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता को झूठे शब्दवाग दिखा के, उनकी भावनाओं को भुना के बीजेपी इसमें माहिर है। जनता से उसको लगाव नहीं है, लगाव होता तो डबल इंजन नहीं, 4 इंजन बीजेपी का है।
केंद्र में भी है, जी प्रदेश में भी है, जिला पंचायत में भी है, नगर पालिका में भी है, और काम जीरो। जी तो चारों इंजन है, जी जी चारों इंजन सिर्फ भ्रष्टाचार में काम आ रहा है, जी जी किसी विकास या और अन्य जनोपयोगी कार्यक्रमों में नहीं आ रहा है। तो उसी के हम शिकार हुए इतना काम करने के बाद में। अभी भी हम दिन भर लगे हुए हैं, जनता के बीच में जाते हैं, कहते हैं भाई ठीक है आपने नहीं चुना, हमें अवसर दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। हमने काम करके दिखाया भी है, जनता समझने भी लगी है कि भाई, क्योंकि ये तो भी टेस्टेड ट्रस्ट हो गया ना, 10 साल हो गया ना, इनके भी ट्रायल हो गया। 10 साल बहुत होता है, काम तुम तो 5 ही साल में सब करके दिखा दिया। 10 साल में जिसके पास चारों इंजन है, कुछ नहीं किया, उस पर कौन भरोसा करेगा, कौन विश्वास करेगा। अच्छा, आप आते हैं सांसद के रूप में, तो आप देवरिया के लिए किस तरीके से, आपका विजन क्या होगा, क्या क्या मुख्य विजन? अरे भाई, हम तो चुनाव में बोलते रहे, जीते नहीं तो क्या करें। देखिए, मैंने जो काम गिना है, चीनी मिल यहाँ होनी चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज फुल फ्लेज होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास या गोदाम, इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, लोग ध्यान नहीं देते हैं बीजेपी के लोग। इस जिले का लड़का इंटर के बाद क्या करता है? अच्छी शिक्षा कहीं बाहर जाता है जी। और नौकरी के लिए क्या, फिर कहीं बाहर जाता है। उसका भविष्य यहाँ है नहीं है। देवरिया जिले में 15,000 से 14,000 से ज्यादा की नौकरी कोई हो तो बता दीजिए। तो हमको तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को लोकली अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छा रोजगार, अच्छी नौकरी की व्यवस्था एक लेवल तक की तो यहाँ होनी चाहिए। एक भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है पढ़ने के लिए, एक भी कोई ऐसी रेपुटेड बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। ये सब क्यों नहीं है? हमारे जिले के लोगों को हर बात के लिए पलायन करना है। दवा अच्छी करें तो गोरखपुर जाओ, पढ़ाई करनी हो तो लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली जाओ, नौकरी करनी हो तो मुंबई, कलकत्ता, पुणे, अहमदाबाद, पंजाब जाओ। यहाँ के लोग खाली वोट देने के लिए हैं, बीजेपी जिताने के लिए हैं। बीजेपी उसका जरा सा भी एहसान नहीं मानती है। हमारे जिले का तो ट्रैफिक की व्यवस्था, ये सब तो मैनेजमेंट है, ये तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अस्थायी व्यवस्था चाहिए जिसमें हमारे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले। कम से कम 50,000 तक की, 40,000, 50,000 की नौकरी की शुरुआत तो देवरिया में होनी चाहिए ना। हर साल 500 लोग, 1,000 लोग भी देवरिया में 50,000 की नौकरी यहीं पाए और अच्छी शिक्षा मिले, जो बाहर भी कर लें नौकरी, तो यहाँ वो सुविधा क्यों नहीं है? अब सोचिए, यहाँ पे इमरजेंसी में हम गए थे 4-5 महीना पहले, 16 या 18 बेड है देवरिया में। देवरिया कुशीनगर मिला करके 40 लाख से ऊपर जनसंख्या है, बहुत सारी, और इमरजेंसी में सिर्फ 16 बेड। हम आधे घंटे खड़े थे, 15 से ज्यादा लोग आए। कोई स्ट्रेचर पे था, गाड़ी में था, पर्चा लिख के मोहर मार के जाइए, मोहर मार के यहाँ देखिए कुछ नहीं, बस ये काम हो रहा था। आप सोच लीजिए। अभी हमारे यहाँ के सांसद हैं, तो वो गए हैं विदेश में समझाने लोगों को पहलगांव की घटना, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बीजेपी विदेश में जा करके तो बात करनी पड़ेगी ना जी। और यहाँ की तरफ से गोदी मीडिया तो है नहीं कि वहां पे आपका मनचाहा प्रश्न पूछेंगे, वहां तो कड़े सवाल होंगे। तो वहां तो कांग्रेस को इसलिए ले गए कि जीनियस लोग चाहिए। गाली देने वाले तो जो यहाँ पे रोज समाज में अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनकी उपयोगिता वहां नहीं है ना। तो अब वहां तो भी मोदी जी को जरूरत पड़ी कांग्रेसियों की, वो लेके जा रहे हैं। तो ये भी अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, तो इसलिए बीजेपी में अंग्रेजी में बात करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए इनका नंबर लग गया। बीजेपी से भी कुछ लोगों को जाना है ना तो अंग्रेजी में बात करने वाला भी तो एक आध बीजेपी का तो चाहिए भाई। हिंदी वाले और इधर उधर वाले तो ना इधर मिडिल ईस्ट में गए हैं, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका में तो अंग्रेजी वाला चाहिए ना।
तो अंग्रेजी वाला में नंबर लग गया इनका, चलेगा ये भी। बहुत अच्छी बात रखी आपने, और इस चर्चा को हम आज यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया हम लोग, क्योंकि आप राष्ट्रीय चैनलों पे बोलते हैं तो हम लोग ने बहुत प्रयास किया कि आपसे हम करें, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जिले की समस्याएं कम से कम आप उठाएंगे, लोग जानेंगे, एक दबाव बनेगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा सा आंख मुंह खुले, कुछ जिले के लिए करें। जी जी जी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।